नमस्कार, मैं विकास श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके समक्ष नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में अनेकों घटनाएं घटित होती हैं, मगर कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिनको हम चाह कर भी अपने जहन से नहीं मिटा पाते या फिर मिटती नहीं है। सागर के गर्भ में छुपे मोती को ढूंढ पाना असंभव नहीं है, किंतु औरत के दिल में छुपे राज को ढूंढ पाना असंभव है। ऐसा मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है। दोस्तों, बुजुर्गों की कही हुई बात एक ऐसी घटना की याद ताजा करती है जो आज से कुछ समय पहले लखनऊ में घटित हुई। प्यार और विश्वास की जंग में प्यार जीत जाता है और विश्वास हार जाता है, किंतु अंजाम स्वयं देखिए अपनी आंखों से। पढ़ाते समय मेरे बच्चे आपको तंग तो नहीं करते प्रेम कुमार जी? अरे सर, आपके बच्चे इस उम्र में इतने गंभीर और शालीन हैं, इतना तो कोई मैच्योर्ड पर्सन भी नहीं होगा। क्या बात करें प्रेम जी? मैं सच कह रहा हूँ सर। प्रेम जी, आप मुझे सर कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आप मेरा... अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, अधिकारी पद पर हैं, आपको नाम से संबोधित करना ठीक नहीं है। पद तो आपका भी मुझसे कम नहीं है प्रेम जी। टीचर यानी गुरु, गुरु का पद बहुत ही रिस्पेक्टेबल होता है प्रेम जी। गुरु सफलता की वो कुंजी है जो उसके मंजिल तक पहुंचाता है। खैर, आपकी ट्यूशन फीस। थैंक यू सर। अरे गिन तो लीजिए प्रेम जी। आपने गिन लिया ना सर, इट्स ओके। एक फिलॉसफी है प्रेम जी, रुपए जितने हाथों में जाते हैं काउंटिंग जरूर होनी चाहिए। सर, एक फिलॉसफी मेरी भी है, भले ही आदमी सामने रुपए ना गिने लेकिन घर जाकर जरूर गिनता है। वैसे प्रेम जी, मेरे बच्चे जब से आपसे कोचिंग करने लगे हैं, अपने क्लास में टॉप करने लगे हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद यू। थैंक यू सर। मैं उन्हें पढ़ाने की फीस लेता हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ाऊँ। अच्छा सर, अब मैं चलता हूँ। जी जी। प्रेम जी, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आपके घर की तरफ। आपको छोड़ते हुए निकल जाऊंगा मैं भी। ठीक है, आइए चलिए। बैठिए। प्रेम जी। जी सर। वैसे तो आपकी कोचिंग की फीस एवरेज से कुछ ज्यादा है। मेरा मतलब, गरीब माँ बाप इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। कर लेते हैं सर। अरे सर, सामने 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 सामने। ओह, वेरी सॉरी। अभी तो एक्सीडेंट हो जाता है। सर, बाल बाल बचा वो। सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? अच्छा, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आज की युग में भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मुझसे तो... लेकिन क्या सर, जो लोग दे सकते हैं उनके साथ कोई मुरवत नहीं करता, जैसे आप। प्रेम जी, ये तो नाइंसाफी है। कभी मुझ गरीब पर भी तो कुछ रहम कीजिए। बिल्कुल नहीं सर। बस 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 सर, यहीं रोक दीजिए, फिर पास में ही मेरा घर है। अच्छा सर, आपकी फाइल। अरे फाइल तो दीजिए प्रेम जी। सर, यही 2 मिनट की दूरी पर मेरा घर है। एक कप चाय तो... अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। सर प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, बैठिए। सर, इधर चलना है। अच्छा अच्छा। बस बस सर, यही है। अच्छा, आइए सर। फाइल सर। विशाल, बेटा इंस्पेक्टर अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते पुलिस अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। आपका बेटा है? आइए, अंदर चलते हैं। बेटा, मम्मा कहाँ है? मम्मा अंदर। ठीक है, मम्मी से बोलो 2 कप चाय बना दे और कुछ नाश्ते में दे दे। नाश्ता नहीं, सिर्फ चाय। ये बात ठीक नहीं है सर। कौन सी बात? यही बात सर कि आप पहली बार हमारे घर आए हैं और बिना नाश्ता किए चले जाएंगे। आइए, अंदर आइए, हम तो बाहर ही खड़े हैं। आइए सर। आइए सर, आइए। शालिनी, जरा पानी ले आना। सर, ये है मेरी धर्मपत्नी शालिनी। नमस्ते। और शालिनी, आप हैं इंस्पेक्टर यक्ष कुमार। इनके दोनों बेटे हमारे स्टूडेंट हैं। जी, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। और सुनो, कुछ नाश्ता भी ले आना। हाँ हाँ बिल्कुल।
नाश्ते के लिए तो आपने पहले ही मना किया है। याद है सर, लेकिन अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाएगा। लड़ाई मत कीजिएगा, ले आइए कर लेता हूँ नाश्ता। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या बात है सर, बड़े खामोश हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नमस्ते दीदी, आइए। आज तो रिजल्ट आया है। जी मास्टर। आपका बेटा पास हो गया होगा। जी मास्टर जी। अरे आप तो रोने लगी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नमस्ते दीदी। नमस्ते मास्टराइन जी। कितनी बार बोला है दीदी, मुझे मास्टराइन मत कहा करो। अरे मास्टर तो ये है, मैं नहीं। अरे डॉक्टर की बीवी डॉक्टराइन और मास्टर की बीवी मास्टराइन, ये तो गांव की बोली बानी है। किस किस को मना करोगी, और तुम्हारी कोई बात सुनेगा भी नहीं। और इंस्पेक्टर की बीवी? आपका बेटा समीर 10वीं में है ना? जी मास्टर जी। कितने नंबर आए हैं उसके? स्कूल में सबसे ज्यादा। क्या? जी मास्टर जी। तब तो मिठाई खिलाना चाहिए। अरे लाइए ना, आप झिझक क्यों रही हैं? दीजिए। मास्टर जी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? उठिए। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ना होते मास्टर जी तो मेरा बेटा कभी पढ़ ना पाता। अरे आपका बेटा सरकारी स्कूल में है, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा हूं। और समीर बहुत समझदार है, आगे चलकर वो बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। मास्टर जी हम तो आपको फीस भी नहीं दे पाते। अरे कोई बात नहीं। दीदी आओ अंदर चलते हैं। पुण्य कमा रहे हैं प्रेम जी? सर, पुण्य कमा रहा हूं या पाप, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा करने से मुझे सुकून मिलता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा स्वभाव है। आपकी भावना सम्मान की योग्य है। आज की इस युग में भी इंसानियत मरी नहीं है, आप जैसे लोगों की वजह से जिंदा है। कहीं मेरी जरूरत पड़े तो जरूर कहिएगा। जी जरूर। लीजिए चाय पीजिए। जी। अरे चाय तो ठंडी हो गई सर, दूसरी? अरे नहीं, आज ठंडी पी लेता हूं, और गर्मा गर्म फिर कभी बाद में। अच्छा चलता हूं मास्टर जी, और मास्टराइन जी को हमारी तरफ से नमस्ते कहिएगा। अरे आप भी सर। अब रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी मास्टर जी। ओके फिर मिलते हैं। जी जी। अच्छा चलते हैं। ओके सर। हम इतनी मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में पसीना निकालते हैं, मलाई खाता है ठेकेदार। चल बड़ा आया ठेकेदार की बुराई करने वाला, हमारे मुंह पर बुराई करता है। जब हम कुछ बोल देते हो ठेकेदार से जाके चुगली करता है। तू चमचा है ठेकेदार का। क्या चमचागिरी किया मैंने? सुरजा सही कह रहा है, ठेकेदार हम लोग की मजदूरी काटता है, तुम्हारी क्यों नहीं काटता है? चुप क्यों, जवाब दो। वो तो हाँ हाँ बोल, चुप क्यों हो गया? 10-20-50 रुपए भी तुझे दे देता है, हमें काहे नहीं देता है? अच्छा, इस बात की जलन है तुम लोगों को? जलन की बात नहीं है, हम सही कह रहे हैं। अरे अरे तुम लोग काम करने आए हो कि गप्पे मारने आए हो? हैं? काम ही तो कर रहे हैं ठेकेदार, धूप भी तो बहुत है।
तो क्या करे, एसी लगवा दे। हैं? अरे काम करना है तो करो, नहीं तो कल से काम पर मत आना, समझे? चमचा कहीं का। क्या बोला? क्या बोला? करेगा तू? क्या बोला? तो चमचा ही होगा ना भाई। अरे छोड़ो भाई, छोड़ो। अरे हो गई। अरे क्यों लड़ाई हुआ? ये हमको ठेकेदार का चमचा बोलता है। तू है तभी तो तेरी मजदूरी के पैसे नहीं काटता है, हमारे ही क्यों काटता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मजदूर झूठ बोल रहे हैं? हम दोनों की मजदूरी में से ठेकेदार पैसे काटता है, इनकी क्यों नहीं काटता? ये सब क्या है ठेकेदार? सर मैं मजदूर की पूरी मजदूरी देता हूँ, पूरा पैसा देता हूँ सर। सुधर जाओ, गरीबों का हक मत मारो, वरना इतना मारूंगा सारी ठेकेदारी भूल जाओगे तुम। सुधर जाओ, गरीबों का हक मत मारो, वरना इतना मारूंगा सारी ठेकेदारी भूल जाओगे तुम। और तुम लोग क्यों पैसे काटने देते हो? क्या करें साहब, मजबूरी है, काम नहीं होता तो समझौता करना पड़ता है। ठीक है, अगर आगे से पैसे काटे तो मुझसे कहना। मेरा मोबाइल नंबर नोट करो, 983800006060। मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें कुछ कहे तो मुझे फोन करना, खबर लूंगा इसकी। चलो चलो चलो, काम करो अपना अपना। विशाल बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है थोड़ा ढंग से रहा करो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। अब क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा टिप टॉप रहा करो मेरी तरह। अरे बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। अरे ये फाइल यहाँ क्यों पड़ी हुई है? अलमारी में क्यों नहीं रख देते? अरे ये तो इंस्पेक्टर साहब की फाइल है, लगता है यही भूल गए। ओ, भूल गए हैं तो उन्हें फोन कर दीजिए, आकर खुद ले जाएंगे। हाँ फोन किया देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब का फोन आ गया। हेलो सर। हेलो प्रेम जी, आपके घर हमारी फाइल छूट गई है। जी सर, मैं आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन तब तक आपका फोन आ गया। ठीक है, आप उसको संभाल कर रख दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं खुद आकर ले जाऊंगा या किसी सिपाही को भेज दूंगा लेने के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं पहुंचा दूंगा। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं फोन कर देता हूँ, वो आकर खुद ले जाएंगे। हाँ मुंह से निकल गया, फोन किए देता हूँ। लेकिन शालिनी ठीक नहीं लगता है, मैं बाद में देखूंगा। हेलो, या इंस्पेक्टर एक्स स्पीकिंग। हु इज दिस? मैं ठेकेदार बोल रहा हूँ सर। कौन ठेकेदार? अरे सर भूल गए क्या? अरे वही जो अभी आप 1 घंटा पहले आए थे, जहाँ पे मजदूर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। और सर आपने अपना नंबर भी दिया था उन लोगों को। हाँ बोलो, क्या बात है? वो सर सड़क जहाँ से खुदाई हो रही थी, वहाँ लाश जैसी कोई चीज दिखी, तो मैंने काम बंद करवा दिया सर। जल्दी से आ जाइए। तुम लाश के पास रहो, मैं अभी पहुंचता हूँ। हवलदार, तुरंत जीप निकालो। सर आपकी फाइल। ओ यस, थैंक यू प्रेम जी। मेरी टेबल पर रखकर तुरंत वापस आओ। ओके सर। मैं लोकेशन पर तत्काल पहुंच। जी सर। कोई दुर्घटना हो गई क्या सर? पुलिस वालों का सामना दुर्घटनाओं से ही होता है प्रेम जी। जब लोगों की दिवाली होती है, हम पुलिस वालों की ड्यूटी और भी सख्त हो जाती है। ये बात तो है सर, पर बात क्या है? आपके घर जाने वाले रास्ते पर जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक लाश मिली है। लाश? जी, आपके आने से पहले ठेकेदार ने हमें सूचना दी है। हम वहीं पे जा रहे हैं। आपको चलना हो तो साथ में चलिए और वहां से निकल जाइएगा। क्या सोच रहे हैं प्रेम जी?
जी कुछ नहीं, वो मुझे कहीं और जाना था। ठीक है चलो। सर मैं थोड़ी दूर तक आपके साथ चलता हूँ, रास्ते में उतर जाऊंगा। ठीक है बैठिए। ओए उठो, जब देखो तब सोते रहते हो। प्रेम जी। यस सर। एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछिए सर। क्या हुआ गोविंद? देखता हूँ सर, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। ठीक हो जाएगी ना? मैकेनिक तो नहीं बुलाना होगा? नहीं सर, मैं बना लूंगा। आप कुछ पूछ रहे थे सर? मैं कह रहा था आपकी उम्र तो ऐसी नहीं लगती प्रेम जी, कोई आपका 5 साल का बेटा होगा। आपकी वाइफ उम्र में काफी बड़ी लगती है आपसे, 10 साल तो बड़ी होंगी। जी इस समय वो मेरी वाइफ जरूर है, लेकिन असल में वो मेरी भाभी। भाभी? जी हाँ, पहले वो मेरी भाभी थी, मेरे बड़े भाई की वाइफ। बेटा भी मेरे बड़े भाई का है। अचानक भाई साहब की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद शालिनी की जिंदगी वीरान हो गई। So sad। उसके बाद घर वालों ने आपस में सलाह मशवरा किया और मेरी शादी शालिनी से करा दी। भाई साहब की मौत के बाद विशाल को माँ बाप दोनों का प्यार मिल रहा है, यही मेरे लिए खुशी की बात है। अपनी भाभी को सहारा देकर बहुत ही अच्छा काम किया आपने। जी। ज्यादा तो नहीं, पर ऐसे 2-3 केसेस मेरे सामने आए हैं जिसमें भाई की मौत के बाद देवर ने अपनी भाभी से शादी करके घर बसाया, लेकिन क्या सर, जो सच्चाई है आपके सामने है। आज की तारीख में मैं ही विशाल का पापा हूँ और चाचा भी। प्रेम जी, आपके भाई की डेथ हुए कितना टाइम हुआ होगा? यही कोई 4-5 महीने। और इतनी जल्दी आप दोनों की आपके घर वालों ने शादी भी करा दी? वो जहाँ तक मुझे मालूम है 1 साल बाद ही गांव के लोग ऐसा कुछ करते हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं सर। घर वालों का प्रेशर था तो मैंने भी इस पर विचार किया। कैसा विचार प्रेम जी? यही कि शालिनी अपने दुख से उबर जाए। हालांकि ऐसे सदमे से उबरना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माइंड तो थोड़ा कन्वर्ट हो ही जाता है। यही सोचकर मैंने उससे शादी कर ली। गोविंद, अगर गाड़ी ठीक होने लायक ना हो तो प्राइवेट गाड़ी ले लें। नहीं सर, बस 2 मिनट। तेल की पाइप निकल गई थी, इंजन को तेल नहीं मिल पा रहा था। बस सर, मेरा घर आ गया। यू आर ग्रेट प्रेम जी, फिर मिलते हैं। यस सर। गोविंद जल्दी चलो। आधे घंटे हो गए, अभी तक पुलिस नहीं आई। आ गई पुलिस, आ गई। आइए सर, आइए देखिए। ओ, लाश सड़ गई। यहाँ किसने लाश गाड़ी होगी? सर ये तो रोड की जमीन है। मुझे नहीं मालूम क्या?
रोड की जमीन है, जमीन मना करेगी? यहाँ मत दफनाओ। ये लाश बेवकूफ कहीं का। हवलदार बलराम। जी सर। लाश निकलो। ठेकेदार, इसमें तो कोई लाश नहीं है। ये कैसे हो सकता है सर? इसने अपनी आंखों से देखा है। और तुमने? हमने नहीं देखा सर। क्यों? इस बीच तुम पाकिस्तान चले गए थे? सर लाश इतनी बदबू कर रही थी कि मैं वहां तक गया ही नहीं सर, और मैंने इससे फोन लेके और आपको फोन कर दिया। मैंने अपनी आंखों से उसका सड़ा गला चेहरा देखा साहब, थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा था। मैं भी साथ में था, शायद डर के मारे फावड़े की मिट्टी उसके चेहरे पे डालकर भाग गया। चेहरा मिट्टी से ढका होगा, हटाओ मिट्टी। हाँ, संभाल कर मिट्टी हटाना, लाश का चेहरा बचाकर। दोस्तों, सड़क की खुदाई में मिली एक अज्ञात व्यक्ति की लाश। न जाने कब, किसने और कहां और क्यों हत्या की उस अनजान शख्स की, और दफन कर दिया उसे जमीन के नीचे। पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल। इस बड़े सवाल का जवाब मिलेगा आपको अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सड़क निर्माण हेतु चल रही खुदाई के दौरान एक लाश मिलती है। गड्ढे से मिली अनजान व्यक्ति की लाश ने पुलिस की सरदर्दी बढ़ा दी। वहां उपस्थित हर किसी की जबान पर एक ही सवाल था कि यह लाश किसकी है। जवाब किसी के पास नहीं, ना तो पुलिस के पास और ना ही पब्लिक के पास। और पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि मीडिया का दबाव बढ़ेगा और ऊपर से प्रेशर आएगा। परिणाम क्या निकलता है, आइए देखते हैं। लाश तो बदबू बहुत है, पहचाना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई, न जाने कब से मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है, सड़ने के बाद बदबू करेगी ही। सिपाही बलराम। जी सर। लाश एकदम सड़ गल गई है। जी सर। लाश की शिनाख्त हो पाना बहुत मुश्किल है। जी। कोई से पहचानता है चेहरे से या कपड़े वगैरह से? सर सभी लोगों ने पहचानने से मना कर दिया है। अरे कोई तो वजह होगी जो तुमसे मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। सॉरी सर। अक्सर लोग पुलिस की पूछताछ की वजह से मना कर देते हैं। रिमेम्बर इट। जी सर। अगर कोई इस लाश को पहचानता है तो बता दे। आप में से कोई पहचानता है? ठेकेदार, ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ठीक है? जी सर। काम को बंद कर दो और इस गड्ढे को चारों तरफ से कटीले तार से बंद कर दो। ठीक है? अभी करवा देता हूँ सर। हाँ, तुरंत कराओ इसको। डेड बॉडी की पहचान न हो पाने के कारण पुलिस परेशान है। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर को मृतक की शर्ट की अंदरूनी जेब से एक लेमिनेटेड आईडी प्रूफ मिलता है और वो उसे इंस्पेक्टर यक्ष के पास भेज देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक की हत्या किसी धारदार चीज से की गई है, लेकिन इससे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का कोई क्लू नहीं मिलता है। हवलदार बलराम। जी सर। प्रेम कुमार को फोन लगाओ। इसका मतलब है कि सर मर्डर प्रेम कुमार ने किया है। अगर ऐसी कोई बात होती मैं फोन लगाने को कहता, सीधा अरेस्ट करने का ऑर्डर देता। मैं खुद ही बात कर लूंगा, तुम जाओ।
बता सकता, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन ही आना पड़ेगा। ठीक है सर, आ जाता हूँ, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं है सर? क्या बात कर रहे हैं प्रेम जी, आपसे और गड़बड़ हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, मैं अभी तैयार होकर निकल रहा हूँ। आज सबसे पहले पुलिस स्टेशन में ही हाजिरी दूंगा। सुनिए, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पुलिस वाले जब भी इस तरह से किसी को बुलाते हैं तो कुछ... अरे शालिनी, तुम बेकार में डर रही हो। उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल हेल्प के लिए बुलाया है। पुलिस वालों की तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं बनी। बेकार में परेशान हो रही हो। इंस्पेक्टर यक्ष बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने मुझे बुलाया कुछ अपने काम से। और हाँ, मैं उधर से ही स्कूल चला जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन... अरे लेकिन कुछ नहीं। लो, मुझे टिफिन दो। इस वोटर आईडी ने सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। सॉल्व तो कर दी सर, अब डेड बॉडी को उसके परिवार को सौंप दे। नो, अभी बहुत काम बाकी है। मृतक का अंतिम संस्कार मैं प्रेम के बेटे विशाल से करवाना चाहता हूँ। विशाल से क्यों सर? क्योंकि बच्चे भगवान का... नमस्ते सर। अरे आइए आइए प्रेम जी, कैसे हैं आप? ठीक हो सर। आप टेंशन में लग रहे हैं? नहीं, अब आप आ गए हैं, हमारी टेंशन खत्म हो गई। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार आपके बेटे विशाल से करवाना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? उसका अंतिम संस्कार मेरा बेटा क्यों करेगा? बच्चे भगवान का रूप होते हैं प्रेम जी। शायद उस बच्चे के हाथ की अग्नि से उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। आप तो टीचर हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं आप। ओके सर, बट इसके लिए मुझे एक बार अपनी वाइफ से बात करनी होगी। ओह श्योर। नहीं, मेरा बेटा आखिर उसका अंतिम संस्कार क्यों करेगा? आखिर वो हमारा लगता क्या है? शालिनी, गुस्सा मत करो। इंसानियत के नाते इंस्पेक्टर साहब हमारे बेटे के हाथों उस मृतक की आत्मा की शांति के लिए... नहीं, 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 मेरा बेटा उसकी चिता को अग्नि नहीं देगा। आखिर मेरा बेटा उसकी चिता को अग्नि क्यों देगा? शालिनी, सोचो। इंसानियत के नाते इंस्पेक्टर साहब उसका अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, वरना उन्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? देखिए, मुझे कुछ नहीं सोचना। जो कुछ भी सोचना है आप सोचिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। ओ तुम भी ना शालिनी। अच्छा ठीक है, मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन करके कह दे रहा हूँ कि मेरी वाइफ नहीं तैयार हो रही। रुकिए। अब क्या हुआ? आप विशाल को ले जाइए, लेकिन... अब इसमें लेकिन क्या? मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो बेटा। इतनी रात को कहाँ? अरे सोने और कहाँ, वहां तो कल सुबह चलेंगे। चलो। आ जाओ, आ जाओ। सर, डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए बच्चे को लेकर प्रेम जी आ गई क्या? अभी नहीं सर। मेन तो उनका लड़का है, उसके आने के बाद ही कुछ होगा। हम तो तैयार बैठे हैं, पता करता हूँ कहाँ तक पहुंचे। अरे हाँ, डेड बॉडी? डेड बॉडी तो शमशान घाट पहुंच चुकी है, बाकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है, बस आपके चलने की देर है। हेलो प्रेम जी, आप सीधे शमशान घाट आ जाइएगा, हम लोग भी वहीं पहुंच रहे हैं। चलो। इंस्पेक्टर यक्ष ने उस अनजान मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रेम और शालिनी के बेटे विशाल से उसका अंतिम संस्कार कराया। उस मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिली या नहीं, ये तो भगवान ही जानता है, मगर एक घटना जरूर घट गई। विशाल जब चिता को अग्नि देकर अपनी मां के पास आ रहा था तो अचानक उसका पैर फिसला और वो पत्थरों पर जा गिरा, जिससे उसका सर फट गया और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। और 4 दिन बाद विशाल बेटा, अब कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा। अच्छा बेटा, तुम अचानक फिसल कैसे गए? मम्मी को देखते देखते जा रहा था, पत्थर से टकरा गया। ओ,
तो जीप की आवाज है। लगता है इंस्पेक्टर साहब होंगे, विशाल को देखने आए होंगे। मैं देखता हूँ। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। आजकल दरवाजा खुला ही रखते प्रेम जी? नहीं सर, वो क्या है, आजकल विशाल को देखने वाले आते जाते रहते हैं, तो बार बार दरवाजा खोलने जाना पड़ता है, बस इसीलिए। आप बैठिए ना। मैं बैठूंगा नहीं प्रेम जी। कैसे बेटे? मैं अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं ऑपरेशन का? मैं ठीक हूँ बेटा। आप बैठिए ना सर। प्रेम जी, मैं बैठने नहीं, आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। कर लीजिएगा गिरफ्तार, पहले चाय पानी तो हो जाए। चाय पानी तो अब आपको हवालात की मिलेगी। अरे सिंह, ये क्या मजाक है सर? ये मजाक नहीं मिस्टर प्रेम, हकीकत है। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? उस व्यक्ति के मर्डर के जुर्म में जिसकी लाश सड़क की खुदाई में मिली, उस आदमी के मर्डर के जुर्म में जिसका अंतिम संस्कार विशाल के हाथों हुआ, जो इसका पति था और विशाल का बाप। बेटे, ये तेरे बाप का हत्यारा है। सिर्फ यही नहीं, तेरी मम्मी भी तेरे पापा की हत्या में भागीदार है। इंस्पेक्टर, अब तक आपने जो कुछ भी कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप सुनती रही। नहीं तो क्या कर लेती तू? न जाने वो किसकी लाश थी, कौन था वो, किसने मारा उसे? कोई सबूत है आपके पास? शालिनी। प्रेम जी, आपकी पत्नी को सबूत चाहिए ना? सबूत मैं दूंगा, लेकिन यहां नहीं, थाने चलकर। ले चलो इन्हें, अरेस्ट कर। मम्मी को मत ले जाओ पुलिस अंकल। बेटा, हमारे साथ चलो, थाने में इनका असली चेहरा दिखाता हूं। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि तुम दोनों की जन्म कुंडली मुझे कैसे मालूम हो गई? ये क्या है? ये शालिनी का वोटर आईडी है, जो शायद गलती से या किसी कारणवश सुबोध की जेब में पड़ा रह गया। इस पर किशनपुर गांव का एड्रेस है, और इसके आधार पर हम किशनपुर गांव जाकर जब इन्वेस्टिगेशन की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। हमने एक फोटो पे सुबोध मंडल और उनकी पत्नी की फोटो देखी। इसके बाद मुझे कुछ भी जानने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम जान गए कि विशाल सुबोध का बेटा है। विशाल को अंदर ले आओ। तुम इस बच्चे के ट्यूशन टीचर थे, ना कि सुबोध मंडल के सगे भाई। Am I right? विशाल सुबोध मंडल का बेटा है। ये जानने के बाद हमने सुबोध मंडल का अंतिम संस्कार इस बच्चे से कराया। कम से कम बाप को बेटे के हाथ की अग्नि तो नसीब हो जाए, इसीलिए मैंने सारा ड्रामा किया। सर मैं बोलो मत, सिर्फ सुनो। मैंने तुम्हें टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुका था। क्यों और कैसे मारा तुम दोनों ने सुबोध मंडल को? ए चुप, अपने पास ही रख अपना ड्रामा, नहीं तो लेडीज पुलिस बुलाकर तुम्हारी चमड़ी उधड़वा दूंगा। बोलो प्रेम, बताने में देर करोगे तो मैं अपने पे आ जाऊंगा। सुबोध मंडल को क्यों मारा, पूरी स्टोरी बताओ। सर
विशाल बचपन में पढ़ाई में बहुत कमजोर था। क्यों? विशाल अब जवान हो गया, आप भी तो बच्चा ही है। मेरा मतलब है जब वो 3-4 साल का था, सुबोध जी मेरे पास आए और बोले कि मैं उनके बेटे को पढ़ा दिया करूं। उन दिनों मैंने कोचिंग सेंटर नहीं खोला था तो मैंने हामी भर दी। आगे बोलो। सुबोध जी के कहने पर मैंने उन्हें अपनी फीस बताई तो वो तैयार हो गए। मैं विशाल को उनके घर जाकर पढ़ाने लगा। इसी बीच हम दोनों के बीच में प्यार होने लगा। ऐसे ही या कोई वजह थी? रोज 1 घंटा ट्यूशन के बाद विशाल बाहर खेलने चला जाता था। उसके बाद शालिनी मेरे लिए चाय और नाश्ता लेकर आती थी और मुझे बड़ी हसरत से देखती थी। ओ, फिर क्या हुआ? लेकिन एक दिन विशाल के जाने के बाद शालिनी मेरे लिए चाय लेकर आई। बेटा, आप जाओ बाहर जाकर खेलो। क्या हो विशाल, बाहर क्यों बैठे बेटा? क्या हो बेटा, बोलो। उसके बाद तुम तीनों ने सुबोध के मर्डर का प्लान बनाया? हाँ जी सर। कैसे? 31 दिसंबर की रात पार्टी के बहाने हमने सुबोध मंडल को बुलाया। पुराने साल की विदाई और नए साल की बधाई की खुशी में एंजॉय करो सुबोध भैया। अरे यार, तुम लोग मुझे ही पिलाए पड़े हो। अरे विशाल का गिलास कहाँ है यार? अरे सुबोध बाबू, ये मेरा तीसरा पैक है। ये पीता नहीं है, साथ देने के लिए है। अरे विशाल, तुम सच में नहीं पीते? अरे नहीं नहीं भैया, मैं कहाँ पीता हूँ? आपने मुझे कभी पीते हुए देखा है? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ।
ये देखो ऐसे बीते हैं। क्या प्रोग्राम है भाई? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है सुबोध बाबू। उसके उस दोस्त से उसको बुलवाया जिस पर वो बहुत विश्वास करता था। थोड़ा नानुकुर करने के बाद वो मान गया। सुबोध मंडल की डेड बॉडी वहां कैसे आई? I mean, मर्डर प्लेस से इतनी दूर, रोड के किनारे। उन दोनों में से एक ऑटो ड्राइवर है। उसकी ऑटो में जहां मर्डर किया वहां से 23 किलोमीटर दूर, जहां इनकी पहचान करने वाला कोई ना हो। वाकई प्लान तो तुम दोनों ने फुल प्रूफ बनाया और तुम्हारा व्यवहार भी इतना अच्छा है, कोई तुम पर शक भी नहीं कर सकता। लेकिन सुबोध जी की डेड बॉडी तुम्हें यहां खींची लाई, लानत है तुम पर। जिस्म की भूख ने तो इसको अंधा बना ही दिया था, लेकिन तुम ना तो एक मां का फर्ज निभा सकी, ना ही पत्नी का। एक बार भी नहीं सोचा कि इस मासूम बच्चे का क्या होगा। मैंने इन दोनों की फैमिली को फोन करके बुला लिया है, आज रात वो पहुंच जाएंगे और बच्चा जिसके पास कंफर्टेबल होगा उसके हवाले कर दिया जाएगा। तुम फिक्र मत कर बेटा, तब तक तुम हमारी फैमिली के साथ सेफ रहोगे। इनके किए की सजा कानून जरूर देगा, ना तो ये घर के होंगे और ना ही घाट के। दोस्तों, इंस्पेक्टर यक्ष जैसे इंसानियत के देवता आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, जो इंसानियत को कभी मरने नहीं देंगे और कानून को कभी बौना नहीं होने देंगे। विशाल को अपनाकर इंस्पेक्टर यक्ष ने इंसानियत की जो मिसाल पेश की है, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं और आपको खबरदार करता हूं कि ऐसे प्यार से दूर रहें, वरना आप भी हो सकते हैं गिरफ्तार। इसी के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।